तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द रिमेनिंग लेक्चर ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के अभी तक हमने पढ़े हैं टाइप, कोजेस, ठीक है, क्लिनिकल फीचर। अब हम स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर के डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस के साथ। कोई भी पेप्टिक अल्सर वाला पेशेंट आपके पास आता है तो हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको पेप्टिक अल्सर है या नहीं है, ठीक है। तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम उस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम उस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। साथ में हम करेंगे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उससे पूछेंगे कि भाई आपको कभी एच पाइलोराई बैक्टीरिया की हिस्ट्री रही हो, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आप कैसा खाना खाते हो, आप NSAIDs लेते हो या नहीं लेते हुए, आपको खाना खाने के कितनी देर बाद पेन होता है, कैसा पेन होता है, वोमिटिंग के अंदर ब्लड तो नहीं आता या स्टूल का कलर तो चेंज नहीं है। ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पेशेंट को पेन है, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एक और चीज करेंगे जो होती है एंडोस्कोपी। हम पेशेंट की करेंगे एंडोस्कोपी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि एंडोस्कोपी क्या पोजीशन होती है, किस तरह से करते हैं, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट एंडोस्कोपी, ठीक है। तो एंडोस्कोपी इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर पेप्टिक अल्सर। एंडोस्कोपी से हम करते हैं कंफर्म, ठीक है। अब एंडोस्कोपी में एक चीज और पूछी जाती है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है एंडोस्कोपी का। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, एंडोस्कोपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कि एंडोस्कोप कई बारी परफोरेट कर जाता है, ठीक है। तो परफोरेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। परफोरेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम क्या टेस्ट कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए? हम यहां पे कर सकते हैं बेरियम स्वेलो एक्सरे। बेरियम स्वेलो एक्सरे में क्या हो जाता है, एक अलग से इमेज बन जाती है हमारे को ये पता चल जाता है कि GIT की म्यूकोजल जो म्यूकोजल लेयर है कहाँ पे उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब है, ठीक है। तो बेरियम स्वेलो करेंगे, एक्सरे कर लेंगे। उसके बाद ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट मैनेजमेंट बता रखा है कि क्या प्री नर्सिंग मैनेजमेंट है, क्या ड्यूरिंग एंड क्या पोस्ट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को एच पाइलोराई बैक्टीरिया तो नहीं है, ठीक है, कि एच पाइलोराई बैक्टीरिया की प्रेजेंस है तो नहीं। एच पाइलोराई बैक्टीरिया की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम करते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट। अब ये यूरिया ब्रीथ टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यूरिया ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है एक बार ही देखिए, ठीक है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट सबसे पहले तो इसको क्यों किया जाता है? टू डिटेक्ट एच पाइलोराई बैक्टीरिया। एच पाइलोराई बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए करा जाता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ओके, ठीक है। इसके अंदर प्रोसेस मैंने आपको वर्बली पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ कैप्सूल होते हैं यूरिया के, वो क्या करते हैं पेशेंट को बोलते हैं ये यूरिया के कैप्सूल है, पानी के साथ गटक लो, पानी के साथ स्वेलो कर लो, ठीक है। तो अगर पेशेंट के एब्डोमेन और ड्यूोडेनम के अंदर एच पाइलोराई बैक्टीरिया होगा ना, तो एच पाइलोराई बैक्टीरिया क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है यूरिएज एंजाइम। वो यूरिएज एंजाइम क्या करती है, यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को एक पाउच देते हैं, उसको बोलते हैं पेशेंट को इस पाउच के अंदर अब हवा मारो, ठीक है, फूंक मारो, ठीक है। तो पेशेंट फूंक मार के उस पाउच को फुला देता है। फिर अगर एच पाइलोराई बैक्टीरिया है तो अमोनिया और CO2 भी प्रोड्यूस हुई होगी, और तो जब पेशेंट जब फूंक मारेगा तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई होगी। अब इस पाउच के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी अगर एच पाइलोराई बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पाउच के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि CO2 प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की CO2 होती है जो लंग्स से, देखो लंग्स की अलग होती है, इस एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है वो CO2 अलग टाइप की होती है,
ठीक है। तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि CO2 प्रेजेंट है या नहीं है। CO2 प्रेजेंट है मतलब H पाइलोराई बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रोसेस ask patient to swallow capsule of urea with water, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ask patient to blow air into bag। बस अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। ये यूरिया ब्रीथ टेस्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर H पाइलोराई बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ तो वो अमोनिया और CO2 में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट H pylori produce urease enzyme which convert यूरिया इनटू, जो यूरिया को कन्वर्ट करेगा अमोनिया एंड CO2। बस ये क्या प्रिंसिपल है। पेशेंट ने क्या करा, यूरिया की टैबलेट ली और अगर H पाइलोराई बैक्टीरिया है तो यहाँ पे यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट होगी और यूरिएज एंजाइम इसको चेंज कर देगी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रिंसिपल आपको याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है, ना रखो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो बेशक, ठीक है। अमोनिया जो याद रखना है वो मैं अलग से हाईलाइट कराऊंगा आपको, एंड अमोनिया, ठीक है। ये चीज, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट का। अब उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, जो मैं हाईलाइट कराऊंगा। जैसे कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट ले करने से पहले ऐसे नहीं कोई पेशेंट आपके पास आया उसका यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर दोगे, नहीं। यूरिया ब्रीथ टेस्ट करने से पहले पेशेंट को कुछ मेडिकेशन से को होल्ड करना पड़ता है, कुछ मेडिकेशंस को होल्ड करना पड़ता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी मेडिसिन कितने टाइम तक होल्ड की जाती है बिफोर यूरिया ब्रीथ टेस्ट। तो पेशेंट को बोलना है कि टू स्टॉप कर क्या क्या, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, पेशेंट को होल्ड करनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स को और बिस्मथ कंटेनिंग ड्रग्स को, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि तेरे को ये 3 चीजें विद होल्ड करनी है। सबसे पहले PPI, इसको विद होल्ड करना है फॉर 2 वीक्स। टेस्ट करने से 2 हफ्ते पहले PPI लेना छोड़ देना है। साथ में एंटीबायोटिक्स और बिस्मथ ड्रग्स, इनको विद होल्ड करना है फॉर
4 वीक्स। 1 महीने पहले आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स और कोई भी बिस्मथ कंटेनिंग ड्रग्स नहीं लेनी है, ठीक है। पीपीआई 2 वीक्स के लिए और एंटीबायोटिक्स और बिस्मथ कंटेनिंग ड्रग्स 4 वीक्स तक स्टॉप कर देनी है, ठीक है। आपको स्टॉप कर देनी है ये तीनों ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद अगले में लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन H2 ब्लॉकर एंड एंटासिड। मतलब पेशेंट चाहे तो H2 ब्लॉकर और एंटासिड को कंटिन्यू रख सकता है, बस पेशेंट को क्या विद होल्ड करना है, एक तो पीपीआई, एक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये 2 चीजें पेशेंट को विद होल्ड करनी है, ठीक है। ये था आपका यूरिया ब्रीथ टेस्ट, जिसके अंदर आपको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, इनको करिए हाईलाइट, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगला टेस्ट है, अगला टेस्ट है यहाँ पे H पाइलोराई को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगला टेस्ट भी है H पाइलोराई को डिटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है आपका रैपिड यूरिएज टेस्ट। ठीक है, रैपिड यूरिएज टेस्ट देखिए कैसा होता है। एक ऐसी किट होती है जो इमेज में दिख रही, एक ऐसी किट होती है, देखिए जो इमेज में दिखी हुई है, बनी हुई है, ऐसी किट होती है। हमने क्या करना है, एंडोस्कोप से ना एक छोटा सा टिश्यू का सैंपल ले आना, म्यूकस का सैंपल ले आना है फ्रॉम द स्टमक, और उसको इस किट के अंदर डाल देना है, ठीक है। इस किट के अंदर पता चल जाएगा कि भाई पेशेंट के अंदर H पाइलोराई बैक्टीरिया है या नहीं। इसके लिए अपने को सैंपल की जरूरत पड़ती है म्यूकोजल एरिया के, जो हम निकालते हैं एंडोस्कोपी से, बस ये चीज ये डिटेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट H पाइलोराई। ये भी H पाइलोराई बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक और H पाइलोराई बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है, जिसका नाम होता है सीरम एंटीबॉडी टेस्ट। ये क्या करता है आपका, ये भी H पाइलोराई को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट हम करेंगे, करने को भाई कर सकते हैं यूएसजी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बस बहुत है इतना डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, लेकिन मैनेजमेंट से पहले एक बार लिख लेते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस को भी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को अपने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन का, जो ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर के अंदर देखने को मिलता है। वो क्या है पेप्टिक अल्सर का कॉम्प्लिकेशन? देखो, कोई भी पेप्टिक अल्सर कभी भी ब्लीड हो सकता है, तो ब्लीड होएगा यानी हेमरेज। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज, हेमरेज, ठीक है। इसके अंदर हेमरेज को लिखेंगे, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हेमरेज किस टाइप का होएगा ये डिपेंड करता है साइट पे। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा हेमेटेमेसिस, और वहीं ड्यूडेनल अल्सर है तो पेशेंट को देखने को मिलेगी मलीना, ठीक है। ये था आपका हेमरेज, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज परफोरेशन।
कई बारी अल्सर इतना प्रोमिनेंट हो जाता है, म्यूकोजल, सबम्यूकोजल, मस्कुलरिस लेयर और सीरोसा लेयर को भी क्रॉस करके परफोरेट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है परफोरेशन इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन। अब परफोरेशन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि परफोरेशन के क्या क्या साइन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि परफोरेशन के क्या साइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइन ऑफ परफोरेशन ऑफ अ अल्सर। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को सडन पेन होगा। जैसे ही कोई अल्सर परफोरेट होता है उसके अंदर, पेशेंट के अंदर सडन पेन होएगा और पेन होने के बाद एब्डोमेन रिजिड हो जाएगा। ठीक है, और ये पेन जो होता है ये रेडिएट करता है राइट शोल्डर की तरफ। साइन क्या है? सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन इन मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, ज्यादातर मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है। और ये पेन क्या करता है? रेडिएट करता है, रेडिएट टुवर्ड, कहां पे? राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के पास रेडिएट करता है। और पेन होने के बाद सेकंड फीचर आता है, जो एब्डोमेन है ना वो रिजिड हार्ड बोर्ड के जैसे, जैसे लकड़ी का बोर्ड होता है ना उसके जैसा हार्ड बन जाता है एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन बिकम रिजिड एंड बोर्ड लाइक। ठीक है, ये चीज, ये दो क्लिनिकल फीचर अपने को देखने को मिलेंगे। इन दोनों को करो आप हाईलाइट। इनको कीजिए हाईलाइट। अब तीसरा कॉम्प्लिकेशन यहां पे गैस्ट्रिक कैंसर देखने को मिलेगा। गैस्ट्रिक कैंसर देखने को मिलेगा किसके अंदर? गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। ठीक है, ये चीज ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मा मैनेजमेंट, ड्रग्स की। सबसे पहले हम देंगे पेशेंट को एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्योंकि एच पाइलोराई बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए क्या दी जाएगी? एंटीबायोटिक्स। क्यों देंगे? टू किल एच पाइलोराई बैक्टीरिया। एच पाइलोराई बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम देंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, टू किल एच पाइलोराई बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम देंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआई। फिर हम देंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं? HCl के लेवल को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज HCl लेवल। प्रोटोन पंप इनहिबिटर का कुछ एग्जांपल जैसे पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल, ये सारे जिसके पीछे जोल लग गया ना ये सभी है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ठीक है, अब प्रोटोन पंप इनहिबिटर में ये पूछा जाता है कि ये कब दिए जाते हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर हमेशा दिए जाते हैं बिफोर मील, एम्प्टी स्टमक। बिफोर मील या एम्प्टी स्टमक। ठीक है, बिफोर मील दिया जाता है, खाना खाने से पहले।
ठीक है, बिफोर मील या एम्प्टी स्टमक दिए जाते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसके बाद फिर तीसरी टाइप की ड्रग्स हम देते हैं H2 ब्लॉकर्स। ठीक है, जो H2 ब्लॉकर होते हैं ये भी सेम एक्शन करते हैं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर करते हैं। ये भी क्या करते हैं, डिक्रीज HCl लेवल, ये भी HCl लेवल को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, HCl लेवल को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये इनके बारे में भी ये पूछा जाता है कि H2 ब्लॉकर्स को कब दिया जाता है, कब खा सकते हैं। ये विद और जस्ट आफ्टर मील ले सकते हैं, विद या जस्ट आफ्टर फूड, फूड के छोड़ो मील करो। ठीक है, विद और जस्ट आफ्टर मील हम ले सकते हैं H2 ब्लॉकर्स को। ठीक है, उसके बाद चौथी टाइप की ड्रग्स होती है एंटासिड्स। एंटासिड्स आपने सुना होगा, वही कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन चारों के बारे में मैंने बता रखा है आपको। क्या था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी ड्रग्स। ठीक है, ये सारे साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं आपके एंटासिड में। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एंटासिड का सबसे पहले पूछते हैं, एंटासिड का काम क्या होता है। ये क्या करते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो HCl प्रोड्यूस हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज द HCl, ये प्रोड्यूस्ड HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज द HCl। ठीक है, न्यूट्रलाइज करते हैं HCl को। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसको, एंटासिड को। मैग्नीशिया क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, साथ में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, साथ में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, NaHCO3 प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटासिड। ठीक है, अब एंटासिड को पूछा जाता है कि ये कब दिया जाता है, आफ्टर मील या बेड टाइम दिया जाता है। जो एंटासिड होते हैं इनको दिया जाता है आफ्टर मील, या तो खाना खाने के बाद या सोते टाइम, बेड टाइम। ठीक है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कब दिए जाते हैं। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आफ्टर मील या बेड टाइम। अब इसको भी अगर एलेबोरेट करके मैं लिखूं ना, तो मैं लिख सकता हूं कि अगर हमें एंटासिड को किसी और मेडिसिन के साथ कंबाइन करना है ना, इफ अगर कंडीशन बनती है एंटासिड के अंदर, एक कंडीशन बनती है। ठीक है, एंटासिड के अंदर एक कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है अगर हमने इसको किसी और ड्रग्स के साथ, जैसे NSAIDs के साथ देना, NSAIDs के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, गिव एंटासिड। ठीक है, एंटासिड को जैसे किसी ड्रग के साथ देना है तो गिव एंटासिड 1 आवर बिफोर, 1 घंटे पहले। ठीक है, एंड 2 आवर आफ्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूं। अगर एंटासिड को हमने किसी और ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में देना है, जैसे जैसे NSAIDs होगी या कोई और ड्रग होगी जो HCl को प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, जो अल्सर को प्रोड्यूस कर सकती है, तो हमें एंटासिड को कब देना है, उस ड्रग के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, आफ्टर एनी मेडिसिन। अब ये कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गिव एंटासिड 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर आफ्टर एनी मेडिसिन। तो ये एक कंडीशन है जो है काफी इंपॉर्टेंट।
ओके, ये था आपका नॉर्मल फार्मा मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है, पेप्टिक अल्सर का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो यहां पे दी जाती है ट्रिपल थेरेपी। यहाँ पे फार्मा मैनेजमेंट के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे दी जाती है ट्रिपल थेरेपी, यानी 3 तरह की ड्रग्स। ये क्या है, एक टाइप का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है पेप्टिक अल्सर का, ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑफ पेप्टिक अल्सर, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ट्रिपल थेरेपी के अंदर कौन सी ट्रिपल थेरेपी होती है? ट्रिपल थेरेपी को हम इस नाम से जानते हैं ACO, ACO, यानी A से होती है अमोक्सिसिलिन, C से होती है क्लेरिथ्रोमाइसिन, O से होती है ओमिप्राजोल। अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, 2 एंटीबायोटिक और 1 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमिप्राजोल, ठीक है। अमोक्सिसिलिन दी जाती है 1000 mg, क्लेरिथ्रोमाइसिन दी जाती है 500 mg, ओमिप्राजोल दी जाती है 20 mg, ठीक है। ये सारी ड्रग्स दी जाती है हमारे को 10 डेज तक, ये दी जाती है 10 डेज तक BD, दिन में 2 बार, ठीक है। दिस इज द ट्रिपल थेरेपी और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ACO, ठीक है, ACO थेरेपी, ठीक है। दिस इज द ट्रिपल थेरेपी। उसके बाद अगर क्या कोई किसी कंडीशन में ट्रिपल थेरेपी काम ही ना करे तो फिर हमारे को दी जाती है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है जिसका नाम है क्वाड्रिपल थेरेपी। ये क्या है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट देंगे, जिसके अंदर हम क्वाड्रिपल थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, एक होता है बिस्मथ साल्ट, ठीक है, एक होता है यहां पे मेट्रोनिडाजोल, एक होता है यहां पे टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये सारी चीजें हम देते हैं 10 से लेके 14 दिन तक, बस। ये है आपकी क्वाड्रिपल थेरेपी, ठीक है। ये है आपकी क्वाड्रिपल थेरेपी जो है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। ये थी आपकी फार्मा मैनेजमेंट। उसके बाद हम भाई नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं। ट्रिपल थेरेपी को थोड़ा हाईलाइट कर लो। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। पेशेंट को भाई अब यहाँ पे हम कुछ शिक्षा देंगे, कुछ ज्ञान देंगे। ज्ञान क्या देंगे कि भाई तू एक तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर, पेशेंट को ज्ञान देंगे कि तू अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर। जैसे जैसे तू कर स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट, ब्लेंड डाइट, नॉन इरिटेटिंग डाइट, नॉन इरिटेटिंग डाइट ले ले, ब्लेंड डाइट ले ले, ठीक है। स्मोकिंग सिजेशन,
स्मोकिंग एंड अल्कोहल सेजेशन, स्मोकिंग को और अल्कोहल को छोड़ दे भाई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को, एंड लॉन्ग फास्टिंग, अवॉइड एक्सेस NSAID यूसेस, ये छोटे मोटे मैनेजमेंट, छोटा मोटा ज्ञान उसको पेशेंट को दे देना है अपने को, बस और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। ये छोटा मोटा अपने को पेशेंट को ज्ञान दे देना है, ठीक है। ये चीज अब अगला मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, कि पेशेंट को कैसे हम सर्जरी से पेप्टिक अल्सर को ठीक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे सबसे छोटी सर्जरी, जिसका नाम है भाई वेगोटोमी। सबसे पहले सबसे छोटी सर्जरी जिसका नाम है वेगोटोमी, ठीक है भाई। अपने को पता है वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम कुछ वेगस नर्व की ब्रांचेस को कट कर देंगे जो स्टमक को सप्लाई करती है, ताकि HCl का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, पार्शियल रिमूवल ऑफ some branches of वेगस नर्व, जिससे क्या होएगा, डिक्रीज HCl प्रोडक्शन। HCl प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, अगर भाई अल्सर कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही खतरनाक है, इसने काफ़ी लेयर को इन्वेड कर दिया है, अब फार्मा मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो पाता है, पेशेंट को कैंसर बनने का रिस्क है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को सर्जिकली रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे गैस्ट्रिक रिसेक्शन करके। गैस्ट्रिक रिसेक्शन यानी कई बार इसको बोलते हैं एंट्रेक्टोमी, यानी स्टमक का जो एंट्रम वाला पार्ट है ना, लास्ट वाला पार्ट, फंडस बॉडी एंट्रम, एंट्रम वाला पार्ट है जहां पे मोस्ट कॉमनली अल्सर डेवलप होते हैं, उस पार्ट को पार्शियली रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन यानी रिमूवल ऑफ लोअर हाफ स्टमक, स्टमक का लोअर हाफ पार्ट को हम कर देंगे रिमूव, ठीक है। दिस इज द गैस्ट्रिक रिसेक्शन, ठीक है। लोअर हाफ पार्ट यानी पाइलोरिक एंट्रम वाला रीजन, ठीक है, इसको कर देंगे हम रिमूव। उसके बाद अगली सर्जरी, अब अगर अल्सर कुछ ज़्यादा ही जगह पे है, ज़्यादा बड़े एरिया को इसने अफेक्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी यानी पूरे के पूरे स्टमक को निकाल देंगे, यानी रिमूवल ऑफ स्टमक।
कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टमक। और जो स्टमक का पार्ट सारा निकाल दिया, अब बचा क्या, ईसोफेगस और ड्यूोडेनम। ईसोफेगस को आपस में ड्यूोडेनम से एनास्टोमोसिस कर देंगे, यानी चिपका देंगे। यानी उसके बाद क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस ऑफ ईसोफेगस विद ड्यूोडेनम। ठीक है, ठीक है, ड्यूोडेनम के साथ या जेजुनम जो भी पार्ट है उसके साथ एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, ये है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ओके, उसके बाद अगली जो सर्जरी है वो है, अगर अल्सर स्टमक के साथ साथ ड्यूोडेनम के अंदर भी हो, ड्यूोडेनल अल्सर हो, ठीक है, ड्यूोडेनम के अंदर भी अल्सर है और स्टमक के अंदर भी अल्सर है, तो हम कौन सी सर्जरी करेंगे, तो हम करेंगे सर्जरी जिसका नाम है बिलरोथ 1। ठीक है, बिलरोथ 1। आपने इस सर्जरी का नाम गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है गैस्ट्रिक ड्यूोडेनोस्टोमी, मतलब गैस्ट्रो ड्यूोडेनोस्टोमी। देखो, जितना बड़ा नाम है उतना आसान इसका काम है। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ड्यूोडेनो यानी ड्यूोडेनम, स्टोमी मानी एनास्टोमोसिस, यानी स्टमक के कुछ पार्ट को निकाल दो, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट को ड्यूोडेनम के साथ चिपका दो। क्या करना है यहां पे, अपने को क्या करना है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, यानी यहां पे क्या होता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रिमेनिंग पार्ट एनास्टोमोसिस विद रिमेनिंग पार्ट को एनास्टोमोसिस कर देंगे ड्यूोडेनम के साथ, इसलिए गैस्ट्रो ड्यूोडेनोस्टोमी लिखा है विद ड्यूोडेनो। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका बिलरोथ 1। अब बिलरोथ का सेकंड एडवांस रूप जो है बिलरोथ 2, इसका मतलब होता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। गैस्ट्रोजेजुनो और स्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी यानी स्टमक को, अब हमने गैस्ट्रो यानी स्टमक, जेजुनो यानी जेजुनम, स्टोमी मानी एनास्टोमोसिस। यहाँ पे स्टमक को जेजुनम के साथ चिपकाना है, बीच बीच में से कुछ पार्ट स्टमक का निकाल दो और कुछ पार्ट निकाल दो जेजुनम का। ठीक है, इन दोनों को निकाल के, कुछ पार्ट निकाल दो स्टमक का और कुछ पार्ट निकाल दो ड्यूोडेनम का, आपस में जो बचेगा गैस स्टमक का और जेजुनम को आपस में चिपका देंगे। मैंने क्या बताया भाई, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो। ये भाई अपना स्टमक है, ये ड्यूोडेनम है, यहाँ तक ड्यूोडेनम हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया जेजुनम। ठीक है, हमने क्या करना है, ये पार्ट सारा निकाल दिया। ठीक है, ये सारा पार्ट निकाल दिया। ठीक है, ये रिमेनिंग जितना भी बीच का पार्ट था ना, वो सारा का सारा हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। लो जी निकाल दिया, लो निकल गया। अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को बचे खुचे को आपस में चिपका देना इधर।
ठीक है, हमने क्या करना है, इस रिमेनिंग पार्ट को रिमूव कर देना है, आपस में चिपका देना है। कैसे चिपकाएंगे, ऐसे, इसको बिल्कुल ऐसे चिपका देंगे इसके साथ, और इसको चिपका देंगे इसके साथ। बीच का पार्ट हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, यानी पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद remaining part is anastomosis with jejunum। ठीक है, ये है आपका बिलरोथ 2। ठीक है, ये आपका बिलरोथ 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये जितना भी हमने ये स्टमक को निकाला, उन सभी के अंदर अपना पोस्ट ऑप मैनेजमेंट क्या रहेगा, पोस्ट ऑप सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं पोस्ट ऑप सर्जिकल मैनेजमेंट। पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट, जितनी भी सर्जरी करी स्टमक को निकालने की, चाहे वो गैस्ट्रेक्टमी करी हो, चाहे वो बिलरोथ करी हो, उसके बाद अपना नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा। देखिए, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो पेशेंट को फाउलर पोजीशन के अंदर रखना है। ठीक है, कीप पेशेंट इन फाउलर पोजीशन। पेशेंट को रखना है हमने फाउलर पोजीशन में, और इस चीज को करो आप हाईलाइट। पेशेंट को रखना है फाउलर पोजीशन के अंदर, ताकि पेशेंट को कंफर्ट भी मिले, उसकी ड्रेनेज स्टमक के अंदर जो हम आरटी ट्यूब डाल लेंगे उससे ड्रेनेज भी बाहर निकलती रहे, पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ ना हो। कंफर्ट, सांस लेने में तकलीफ और ड्रेनेज, तीनों के लिए हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को फाउलर पोजीशन। ठीक है, क्यों, फॉर कंफर्ट, ड्रेनेज एंड रेस्पायरेशन, इन तीनों को ध्यान में रख के हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे फाउलर पोजीशन। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर करते रहो वाइटल्स को, और इनपुट आउटपुट को। ठीक है, पेशेंट को एनपीओ रखो जब तक कि बाउल मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो जाती। एनपीओ अंटिल बाउल मूवमेंट अपीयर्स, ये चीज। पेशेंट को एनपीओ रखो जब तक कि बाउल मूवमेंट नहीं सुनने लग जाती है हमारे को। सबसे पहले बाउल मूवमेंट कहां पे सुनती है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सुनती है। ठीक है, जब तक एनपीओ है पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगा दो। ठीक है, बाउल साउंड आ गई तो सिप्स से स्टार्ट करो, सिप्स के बाद लिक्विड से स्टार्ट करो, लिक्विड के बाद फिर सेमी सॉलिड पे शिफ्ट हो। ये चीज हमारे को करनी है। उसके बाद मॉनिटर करते रहना कॉम्प्लिकेशंस के लिए, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रेक्टमी के बाद क्या हो सकता है, जैसे हेमरेज, जैसे हेमरेज, हेमरेज इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ गैस्ट्रेक्टमी। उसके बाद अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट।
जो भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, जो स्टमक हमने निकाल दिया है उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन डंपिंग सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा डंपिंग सिंड्रोम। अब ये डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है बात करते हैं। देखिए डंपिंग सिंड्रोम, स्टमक का काम क्या था, स्टमक एक टेम्परेरी रिजर्वायर का काम करता था खाने के, ठीक है। खाना कुछ टाइम तक स्टमक के अंदर ठहरता था, मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट होता था, फिर धीरे धीरे रुक रुक के ड्यूोडेनम के अंदर एंटर होता था। अब हमने क्या करा है, स्टमक को निकाल दिया है, तो खाना सीधा मैंने खाना मुंह के अंदर रखा है और वो सीधा ड्यूोडेनम को हिट होएगा, और ड्यूोडेनम को जैसे ही खाना लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी और प्लस में भाई एकदम से सारा स्पीड से आगे जाएगा। डंप करना मतलब खाना उड़ेलना, जैसे हम कूड़े को डंप करते हैं, एक साथ सारा का सारा डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होएगा, जैसे ही खाना हम जीआईटी के अंदर रखेंगे वो रैपिडली आगे की तरफ भागेगा। तो ये जो रैपिडली आगे तरफ भागना यानी पैरास्टाइलिसिस जो होगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी के वेरियस सिम्टम्स अफेक्ट होते हैं। तो वेरियस सिम्टम्स से साइन देखने को मिलते हैं, वो होता है आपका डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो डंपिंग सिंड्रोम क्या है, इसके अंदर लिख लेते हैं पहले। आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी एब्डोमेन के जीआईटी के अंदर होएगी रैपिड एम्प्टिंग। रैपिड एम्प्टिंग होएंगी, ठीक है। रैपिड एम्प्टी होने से क्या होएगा, जो खाना है ना, जो फूड है वो रैपिडली गोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जल्दी से भागा भागा जाएगा, तो जिससे वेरियस फीचर्स देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं हम डंपिंग सिंड्रोम। अब बात करते हैं कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे हम अर्ली क्लिनिकल फीचर्स की। अर्ली क्लिनिकल फीचर जो अर्ली फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अर्ली फेज के अंदर क्या है, सबसे पहले पेशेंट जैसे ही हम खाना खाएंगे, एकदम से जो खाना भागा भागा जाएगा जीआईटी के अंदर, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो वेरियस फीचर्स आएंगे, जैसे स्वेटिंग, पेशेंट को स्वेटिंग होएगा, पेशेंट को होएगा टेकिकार्डिया, पेशेंट को होएगा पाल्पिटेशन, ठीक है। पेशेंट का रंग उड़ जाएगा यानी पेलर, पाल्पिटेशन और पैलर, ये सारे हैं अर्ली क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद अब बात करते हैं अर्ली के बाद दूसरे क्लिनिकल फीचर, अदर क्लिनिकल फीचर्स जो बाद में देखने को मिलते हैं। जैसे पेशेंट के अंदर सुनेगी रैपिड पैरास्टाइलिसिस जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से जो पैरास्टाइलिसिस साउंड है ना, बाउल साउंड है, वो बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगी, तो उस लाउड साउंड को हम कहते हैं बोरबोगमी साउंड। ये क्यों आई है, ड्यू टू रैपिड पेरिस्टाइलिसिस। कैसी है, एक टाइप की लाउड गर्गलिंग साउंड है।
ठीक है, एक टाइप की लाउड गर्गलिंग साउंड है। कौन सी साउंड? बोरबोगमी साउंड। और पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है वही नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। डायरिया इसलिए क्योंकि पैरास्टाइलिस मूवमेंट फास्ट हो गई है, और पैरास्टाइलिस मूवमेंट फास्ट होती है तभी तो डायरिया होता है, कम होती है तो हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी अपने को वीकनेस। ठीक है, तो एक चीज और, जब भी खाना ड्यूोडेनम को बार बार रैपिडली बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है, ठीक है, अगर खाना क्या करता है, ड्यूोडेनम को बार बार स्टिमुलेट करता है, तो उससे क्या होता है, ड्यूोडेनम के अंदर से एक सेल होते हैं एंडोक्राइनल सेल, एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स, मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ा था। वो बार बार जाके पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे रिलीज करने के लिए पेनक्रियाटिक जूसेस। प्लस में बार बार खाना जो स्टिमुलेट होने की वजह से पेनक्रियाज ना बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिससे पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, ओवर स्टिमुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना भागा जाने लग रहा है। ठीक है, वीकनेस के बाद आप लिख लीजिए ठीक है, वीकनेस के बाद आप लिख लीजिए हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, क्यों? ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, अब इसमें से हाईलाइट कीजिए कुछ पॉइंट्स को। एक तो अर्ली क्लिनिकल फीचर्स को, एक ये बोरबोगमी साउंड को, एक ये हाइपोग्लाइसीमिया को। ठीक है, इन क्लिनिकल फीचर्स को कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम कैसे मैनेज करेंगे इस डंपिंग सिंड्रोम को? ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। भाई हम दो तरह से मैनेज कर सकते हैं, एक तो खाने के लेवल पे मैनेज कर सकते हैं और एक खुद के लेवल पे। जैसे पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट रैपिड क्यों हो रही है? क्योंकि खाना एकदम से भागा जाने लग रहा है, हमने खाना खाया सीधा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन को टकराया और आगे भाग गया। ठीक है, हमने क्या करना, खाना खाते पेशेंट को बोलना है जैसे ही खाना खा तू लेट जा, जिससे ग्रेविटी का तो इफेक्ट कम हो जाए। दूसरा, ऐसा खाना खाना ही क्यों है जो रैपिडली जीआईटी के अंदर भागता है। रैपिडली जीआईटी के अंदर क्या भागता है? एक तो लिक्विड भागेगा, एक कार्बोहाइड्रेट भागेगा। ठीक है, तो पेशेंट को कहे भाई तू कार्बोहाइड्रेट और लिक्विड को थोड़ा अवॉइड कर। ठीक है, तू ज़्यादा हाई फैटी डाइट खा ले। ठीक है, और तेरे को एकदम से ज़्यादा खाने की बजाय स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ले ले, थोड़ा थोड़ा खा ले, खाने के बीच में पानी मत पी, मिल्क को थोड़ा सा बीच में अवॉइड कर। ठीक है, सॉलिड फूड खा। ठीक है, खाना खा के लेट जा। ये सारे हम मैनेजमेंट करेंगे। जैसे लिख लेते हैं, सिंपल सा फंडा है, डू इंटरवेंशंस which delay gastric emptying। हमने हर वो इंटरवेंशन करना है जिससे भाई स्टमक की एम्प्टिंग स्लो होती हो। जैसे सबसे पहले बात करेंगे डाइट के लेवल पे। डाइट के लेवल पे क्या करना हमने, पेशेंट को बोलो भाई हाई प्रोटीन, हाई फैटी, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ठीक है, हाई प्रोटीन, हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले पेशेंट। ठीक है, ये सारी चीजें ले। ठीक है, उसके बाद अवॉइड करे पेशेंट शुगर और मिल्क को, क्योंकि मिल्क और शुगर, मिल्क क्या है? लिक्विड है। शुगर क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो हमारे को पेशेंट को बोलना है ये चीजें अवॉइड करें। ठीक है, और खाने खाते हुए बीच में पानी भी ना पिए।
कईयों की आदत होती है खाना खाते खाते बीच बीच में 2-2 घूंट भरते रहेंगे। अवॉइड लिक्विड बिटवीन मील, खाना खाते हुए बीच में पानी ना पिए, ठीक है। और खाना कैसा खाए, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड खाए, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, थोड़ा थोड़ा बीच बार बार खाता रहे, एक साथ ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा खाता रहे, ठीक है। उसके बाद अगला मैनेजमेंट डाइट के अलावा, डाइट के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहो लाई डाउन 30 से लेके 60 मिनट, ठीक है, आफ्टर मील। खाना खाते आधा से 1 घंटे के बाद अपना आराम से लोट मारे, ठीक है, आराम से लोट मारनी है, ठीक है, कुछ नहीं, बस लेट जा, बात खत्म। ये है डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट। पहला कॉम्प्लिकेशन था सर्जिकल मैनेजमेंट का डंपिंग सिंड्रोम। अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, भाई स्टमक ही निकाल दिया तो भाई पैराइटल सेल चले गए, पैराइटल सेल चले गए तो इंट्रिंसिक फैक्टर चला गया, इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर B12 एब्जॉर्ब कहाँ से होएगा, एब्जॉर्ब कैसे होएगा, देखो हो तो जाएगा स्टमक इंटेस्टाइन से, लेकिन एब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे एक एनीमिया डेवलप हो जाएगा जिसका नाम होता है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया। पेशेंट को हो जाएगा परनीशियस एनीमिया, ठीक है, पेशेंट के अंदर हो जाएगा परनीशियस एनीमिया, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, पता चलेगा परनीशियस एनीमिया क्यों हुआ, स्टमक निकाल दिया तो पैराइटल सेल नहीं रहे, पैराइटल सेल नहीं रहे तो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन प्रोड्यूस करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होएगा, जिससे B12 की डेफिशिएंसी से हो गया परनीशियस एनीमिया। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है आपको B12 की डेफिशिएंसी में। हम बात करते हैं B12 की डेफिशिएंसी के क्लिनिकल फीचर्स। जैसे सबसे पहले भाई परनीशियस एनीमिया के क्लिनिकल फीचर बताने हैं आपने, जैसे रेड बीफी टंग, पता ही है आपको, पेशेंट को एनीमिया है तो फटीग होएगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को सीवियर पैलर होएगा, ठीक है, फटीग होएगी, सीवियर पैलर होएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है, सीवियर पेलर होएगा पेशेंट। और क्या हो सकते हैं, पेशेंट के अंदर नंबनेस देखने को मिलेगी क्योंकि B12 हेल्प इन नर्व कंडक्शन, ठीक है, नंबनेस देखने को मिल सकती है, पैरेस्थीसिया देखने को मिल सकता है क्योंकि B12 हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्वस, ठीक है, पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया यानी अबनॉर्मल सेंसेशन इन फिट, फिट के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि B12 हेल्प इन नर्व फंक्शनिंग, नंबनेस हो गया, ठीक है, पैरेस्थीसिया इन फिट, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ B12 डेफिशिएंसी। उसके बाद बात करते हैं इस B12 डेफिशिएंसी को मैनेज कैसे करेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ B12 डेफिशिएंसी। तो भाई B12 भाई इंट्रिंसिक फैक्टर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहले तो पेशेंट को विटामिन B12 का रिच फूड दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे B12 की टैबलेट दे देंगे जैसे न्यूरोबिन टैबलेट, उससे भी अगर नहीं हो पा रहा है काम तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को B12 के इंजेक्शन लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो B12 रिच फूड खिलाएंगे पेशेंट को,
जैसे ज़्यादातर तो ये मीट के अंदर प्रेजेंट होता है, और मीट में भी खासकर किसी भी एनिमल के लीवर के अंदर स्टोर होता है ये। वेज के अंदर ये नट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या थोड़ा बहुत बीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बस। ठीक है, ऐसा फूड हम पेशेंट को खिलाएंगे। उसके बाद हम न्यूरोबिन टैबलेट खिला देंगे पेशेंट को। न्यूरोबिन टैबलेट क्या होता है? B12 के से रिच टैबलेट होती है, न्यूरोबिन टैबलेट खिला देंगे हम। फिर उसके बाद पेशेंट को दे सकते हैं हम IV B12 के इंजेक्शन। ठीक है, IV B12 का इंजेक्शन। ठीक है, IV B12 का इंजेक्शन दे सकते हैं। कैसे, किस फ्रीक्वेंसी पे देंगे? अगर बात करें इसको इनिशियली, स्टार्टिंग में हमारे को ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। इनिशियली वीकली देंगे हम। ठीक है, वीकली दे सकते हैं। उसके बाद वीकली के बाद फिर हम शिफ्ट होकर मंथली कर सकते हैं। ठीक है, मंथली। ठीक है, और ये B12 के इंजेक्शन अपने को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि पेशेंट के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। ये B12 इंजेक्शन अपने को लाइफ टाइम मंथली कंटिन्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, वीक पहले वीकली, उसके बाद हम करेंगे इसको मंथली। ठीक है, मंथली के आगे लिख लो फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ये था आपका पेप्टिक अल्सर का टॉपिक फिनिश। थैंक यू।